कक्षा 7 पाठ 1 सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। प्रश्न 1, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता था? तो अतीत यानी मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो उसे विदेशी कहलाता था। क्या कहलाता था? वह विदेशी कहलाता था। अगला प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत? अब सन 700 के बाद से काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते, ये बात गलत है। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की, बिल्कुल सही। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे, बिल्कुल सही है। और सुल्तान गयासुद्दीन बलवन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, नहीं, यह गलत है। अब रिक्त स्थान भरने हैं। पहला, अभी लेखागारों में महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाते हैं। ख, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। आलू, मिर्च, चाय, मक्का, काफ़ी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। अब अगला प्रश्न है, इस काल में कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। तो सन 700 और 1750 के बीच निम्नलिखित प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे तथा युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। प्रश्न 5, इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दे। तो इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि है। अगला प्रश्न, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? आजकल हम हिंदुस्तान शब्द को आधुनिक देश भारत के अर्थ में लेते, लेकिन पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ बदलते रहे। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनाज एम सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तब उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप की भौगोलिक संस्कृति से किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। प्रश्न 7, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इस प्रकार जातीय मामले को नियंत्रित किए जाते थे। अगला, सर्व क्षेत्रीय समाज, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विभिन्न राजवंशों चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल का कई छोटे बड़े राज्यों क्षेत्रों पर शासन चलता रहा। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बने साम्राज्य को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा गया है। अब पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है? तो इतिहासकारों को कभी कभी पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कतें आती हैं। इतिहासकारों को लेखकों की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। इतिहासकारों को लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। और चौथी, मूलतः लेखक ने क्या लिखा था यह जानने के लिए इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना
पड़ता है। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतिहासकार अतीत को कालों का युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके पास कोई कठिनाई आती? इतिहासकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों को कालों या युगों में बांटते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इस कार्य में इतिहासकारों के समक्ष बड़ी कठिनाई यह आती है कि किस महत्वपूर्ण घटना के आधार पर कालक्रम निर्धारित किया जाए। धन्यवाद।